नमस्कार। इस समय अगर आप सब ध्यान दें तो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मचा हुआ है। दुनिया के कई देश जो है आपस में लड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है। अभी हाल फिलहाल की जो रीसेंट फाइट है, वॉर है, वो ईरान वर्सेस इज़राइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, और जिसमें जो है कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ है वो खामखा पिस रहे हैं। और कई लोगों को लगता है कि यूएस और इज़राइल ने ये वॉर को बिना प्लान किए और ऑल ऑफ दिस सडन उन्होंने कर लिया है, और अब शायद वो जो है कि इसमें ट्रैप में आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और जो इज़राइल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ईरान को बहुत लंबे समय से स्टडी कर रहे थे। वो बार बार क्लोज आ रहे थे, पास आते थे, फिर दूर हो जाते थे। वो दरअसल डीप स्टडी कर रहे थे कि ईरान के पास कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, उनके कितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो कितने सस्टेनेबल्स है, कितनी अच्छी उनके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। और ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि ये अगर इनके ऊपर अटैक होगा तो इसको ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तभी जाके उन्होंने अटैक किया। अब इसमें कई सारे लोग कह रहे हैं कि ईरान का क्लोज जो पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है रशिया, वो क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है यूक्रेन को लेकर। रशिया टू मच इन्वॉल्व हो चुका है यूक्रेन वॉर में, और बहुत ज़्यादा जो है उनके रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे हैं यूक्रेन वॉर में। और अगर रशिया किसी भी तरीके से जो है कि इस वॉर में आने की कोशिश करता है तो ना सिर्फ यूएसए जो है यूक्रेन को बहुत ज़्यादा और नए वेपन्स दे देगा, हो सकता है अपने फाइटर जेट्स दे देगा, बल्कि रशिया के भी जो मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं और रिसोर्सेज है वो भी ड्रेन आउट होंगे। और रशिया जो है ऐसे वॉर के लिए अपने रिसोर्सेज नहीं देगा जो जानता है कि शायद ईरान लंबे समय तक खुद को डिफेंड ना कर पाए। उसके साथ साथ रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में भी एक बैक चैनल कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आप क्लियरली समझ सकते हो कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो सिर्फ एक सिम्बॉलिक वॉर लड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक ईगो वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। बट ये लड़ाई, अगर रशिया जो है इस वॉर में, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो वॉर चली, इसमें अगर रशिया इन्वॉल्व नहीं होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स भी रशिया के ऊपर प्रेशर कम बनाएगा वॉर रोकने के लिए यूक्रेन में। और हर बीते दिन के साथ आप देख रहे हो कि रशिया कुछ ना कुछ लैंड तो टेक ओवर कर ही रहा है। एट द एंड कभी सीज फायर होता भी है तभी रशिया एक अच्छा खासा चंक जो होगा वो यूक्रेन का तब तक ले लेगा, और रशिया के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब भी सीज फायर होगा वो लैंड टेरिटरी रशिया को मिल ही जाएगी। उसके बदले में रशिया ने जो है यूनाइटेड स्टेट्स को जो आपके वेस्ट एशिया कह लीजिए या ये जो गल्फ रीजन है इसमें वॉक ओवर दे दिया है। उसने क्लियरली अपने जो स्टैंड क्लियर कर दिया कि अब उसको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो उसने पुल आउट कर लिया। अब रही बात हमारी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एज अ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए, आफ्टर दिस वॉर जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हम पे एक कंपल्शन आएगा कि किसी न किसी तरीके की एक मिलिट्री अलायंस या स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना होगा। किसी न किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मे भी हो सकता है कि यूएई में आपको अपना एक मिलिट्री बेस बनाना होगा। साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है और यूनाइटेड स्टेट्स है वो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा कि आप कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का एक स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री अलायंस साइन करो। हो सकता है वो शायद नाटो की तरह ना हो, बट धीरे धीरे ही सही, बट आपको उनके साथ जो है कि अलाइन होना पड़ेगा, क्योंकि आप टू मच डिपेंडेंट है उनके ऊपर इकोनॉमिकली भी और एक तरीके से कह लो कि स्ट्रेटेजिकली भी। तो आपको यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो ज़रूरत हमेशा है अपनी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए। पर ये भी हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आपके और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और आपका न्यूट्रल बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक्टिवली इंगेज करें, अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको बिल्डअप करें, और हम एक इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ देखना होगा कि क्या हमें किसी के साथ अलाइन करना है या हमें न्यूट्रली चलते रहना।